रुद्रपुर में नमाज पढ़ रहे एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा जाता है। देहरादून में एक शख्स गोद में सुअर का बच्चा लेके एक समुदाय को गालियां देता है। जोशीमठ में निर्माणाधीन भवन में कुछ लोगों के नमाज पढ़ने पर विवाद खड़ा किया जाता है और मजिस्ट्रेट नमाज पढ़ने वालों को ही मुचलके में पाबंद कर देता है। इन घटनाओं के बीच नफरत की राजनीति करने वाले लोग शायद जश्न मना रहे होंगे। उन्हें लगता होगा कि माहौल उनके पक्ष में बन रहा है, लेकिन सवाल है, क्या सचमुच ऐसा है? सच यह है कि जब नफरत की आग लगती है तो वह सिर्फ एक समुदाय को नहीं जलाती, उसकी चपेट में वे लोग भी आते हैं जो ताली बजा रहे होते हैं। आज राज्य भर में दर्जनों बस्तियां सरकार के निशाने पर हैं। नफरत की आड़ में तोड़फोड़ की योजनाएं बन रही हैं। बुलडोजर की आहट कई घरों तक पहुंच चुकी है। बुलडोजर की इसी आहट के बीच बस्तियों को बचाने और जमीनों पर लोगों को मालिकाना हक देने के लिए देहरादून में एक प्रदर्शन हुआ। इस वीडियो में हम उस प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे और सीधे बात करेंगे इस आंदोलन से जुड़े लोगों से। जानेंगे उनके डर, उनकी उम्मीद, उनकी लड़ाई के बारे में। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड में दर्जनों बस्तियों को तोड़ने की योजना है। किसी को वन भूमि के नाम पर तो किसी को किसी परियोजना की आड़ में। नफरती लोग जो हैं वो वन भूमि और परियोजनाओं से तो इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन जैसे ही बस्तियां तोड़े जाने की बात होती है तो उनकी बाँछें खिल जाती हैं। दरअसल उन्हें बताया गया है कि इन बस्तियों में वे लोग रहते हैं, वे लोग, जबकि सच्चाई ये है कि इन बस्तियों में सिर्फ वे नहीं रहते जिनसे ये लोग नफरत करते हैं, बल्कि वे लोग भी रहते हैं जिन्हें ये अपने लोग कहते हैं। इन बस्तियों में मेहनतकश परिवार, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं। अगर ये बस्तियां उजड़ती हैं तो नुकसान सिर्फ एक समुदाय का नहीं होगा बल्कि सबका होगा। नफरत का शोर इतना तेज कर दिया गया है कि रोजी रोटी, घर, छत और बच्चों के भविष्य की असली लड़ाई दबती जा रही है। सवाल यह है कि क्या हमें असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है? क्या बस्तियों पर चलने वाला बुलडोजर किसी मजहब को देखकर रुकेगा? क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, मुद्दा है इंसाफ का, मुद्दा है इंसानियत का, मुद्दा है अपने ही घर को बचाने का। घरों को बचाने की मांग को लेकर पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की ओर से देहरादून के गांधी पार्क में एक प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए और कांग्रेस के दूसरे नेता भी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में पहुंचे। सीपीएम के सुरेंद्र सिंह सजवाण, सीपीआई के समर भंडारी, सीपीआई माले के इंद्रेश मैखुरी और कैलाश पांडे, चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल और कई लोग बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इनमें तमाम बस्तियों के लोग भी आए हुए थे, कुमाऊं के भी और गढ़वाल के भी। प्रदर्शन में बिंदु खत्ता, बागजाला, पूछड़ी, बापूग्राम, बग्गा चौवन और ऐसी कई बस्तियों में रह रहे लोगों को जमीन पर हक दिए जाने की मांग की गई। तो देहरादून की एलिवेटेड रोड के नाम पर रिस्पना और बिंदाल के किनारे रहने वाले लोगों को उजाड़ने का विरोध भी किया गया। सीपीआई माले के कैलाश पांडे से समझते हैं कि क्या है ये आंदोलन, किन लोगों को मालिकाना हक देने की बात हो रही है और क्यों हो रही है। देखिए, हमारे राज्य में जो भी वन भूमि पे लोग रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, उसमें बिंदु खत्ता है, उसमें बागजाला है, उसमें पुछड़ी है, उसमें वन गुजर है, उसमें दानी बंगर से लेकर के आप टनकपुर तक, बग्गा चौवन से लेकर के ऋषिकेश में जो बापू ग्राम है, टोंगिया ग्राम है, बोट खत्ते हैं। तो इसमें जो मालिकाना अधिकार का सवाल है लंबे समय से लंबित है और हम लोग इस मांग को लेकर के हैं कि तमाम जो इस तरह के लोग हैं, कई दशकों से लोग रह रहे हैं। बिंदु खत्ता की अगर हम बात करें तो 5 दशक से तो ये रायसू गांव की मांग है और जब मांग उठाई गई तो उस समय तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि रायसू गांव तो नहीं बन सकता, और इतना दबाव आंदोलन का था कि सारी पार्टियों को
है ना, उसको अपने घोषणा पत्रों में शामिल करना पड़ा। कई बार घोषणा हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने 2011 में घोषणा की, 2024 में घोषणा की, लेकिन उस घोषणा को विलोपित कर दिया गया, इस बात को कहते हुए कि ये कठिन प्रक्रिया है, इस कठिन प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव जाना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि आप तो बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के पास प्रस्ताव जाना कौन सी ऐसी बात है भाई, आप वहां से करवाइए उसको, है ना। ऐसी बागजाला वाले मामले में वहां के जो विधायक हैं लाल कुआं के, 17 अगस्त को वहां आए थे और 18 अगस्त से वहां आंदोलन एक चलने वाला था और 100 दिन का वो आंदोलन चला। उससे पहले उन्होंने कहा मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, 3 महीने में हम आपके इसको रायसुगांव बना देंगे, हम पूरी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ऐसी तमाम कुचड़ी में हमने देखा कि वहां लोगों ने लगातार संघर्ष किया, उसके बावजूद वहां सरकार के कहने पर वनाधिकार समिति भी बना दी, उसके बाद भी वहां 53 घरों को तोड़ दिया गया। तो एक तो ये माहौल है, दूसरा इस माहौल के साथ साथ ये सरकार जिस तरह की सरकार है, जिस तरह से स्वयं मुख्यमंत्री जी लैंड जिहाद की बात करते हैं, पूरा बुलडोजर राज आने की बात करते हैं, तो ये भी एक खास मामला है। चाहे वो आपका बागजाला है या पुचड़ी है, वहां एक धार्मिक तौर पे विभाजित करने की लगातार कोशिश की गई, है ना। और उसके बाद हमने देखा कि जब वो घर टूटे तो हम उस आंदोलन में गए। जब घर टूटने के बाद वहां एक बड़ा सभा हुई तो लोगों ने कहा कि भाई बताएं कि केवल वो लोग हाथ खड़ा करें जिन हिंदुओं के घर टूटे हैं, है ना। तो 23 महिलाओं ने हाथ खड़ा किया। तो इन्होंने जिस तरह का पूरा एक नैरेटिव पेश करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी आबादी हिंदू बहुसंख्यक है, तो जाहिर सी बात है कल के दिन में अगर बुलडोजर चलेगा तो गरीब के ऊपर चलना है। वो असल में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खड़ा करो, और वो गरीब कौन लोग हैं, वो कारीगर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, है ना, कोसी के मजदूर हैं, आप ये देखेंगे छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, तो उनके घर उजाड़ने की बात हो रही है। अभी बनभूलपुरा वाले मामले में कल फैसला आया है। बनभूलपुरा वाला मामला आप ये देखिए, उसमें रेलवे का जमीन बता करके जिस तरह से उसको एक ही लाठी से हाँका जा रहा है, आप उसको अगर पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि उसमें रेलवे की एक तरफ की जमीन है, बाकी जमीन वो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की है, कह सकते हैं कि भाई ये भी तो अवैध जमीन है। लेकिन इसमें एक सवाल और भी है, हल्द्वानी में नजूल जमीन, वो जो बाकी हल्द्वानी है उसमें भी तो वो वाली जमीन है, तो हम कह रहे हैं कि उसमें अलग ट्रीटमेंट होगा। बनभूलपुरा में चूंकि मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है तो वहां इसलिए अलग ट्रीटमेंट होगा। तो हम तो कह रहे हैं कि ये सब बंद होना चाहिए, और उसमें स्पष्ट तौर पर बनभूलपुरा में भी ये होना चाहिए कि जो रेलवे की जमीन है उसमें पूरा पुनर्वास किया जाए। रेलवे की जमीन में लोगों को हटाने से पहले पुनर्वास किया जाए, क्योंकि वो बहुत पहले से रह रहे हैं और रेलवे उस जमीन के कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया। आप ये देखिए, किसी भी मुकदमा में अगर कोई जमीन का मामला है, मालिकाने का मामला है, तो उसमें सबसे पहले क्या एस्टेब्लिश होगा कि मालिकाना किसका है। मालिकाना एस्टेब्लिश नहीं हुआ। और आप देखिए, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर उजाड़ने की रोक लगाई थी, उस समय क्या कहा था उन्होंने? उस समय कहा था कि हम इस आधार पर रोक लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी को बिना विस्थापन के हटाया नहीं जा सकता, ये बड़ी मानवीय त्रासदी हो जाएगी। लेकिन अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले को किनारे कर दिया, है ना। यहाँ तो दिक्कत यह है कि कानून के हिसाब से वो फैसला कि जज बदल जाएंगे तो फैसले का पूरा प्रारूप ही बदल जा रहा है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो कानून के हिसाब से अगर बात हो रही है तो आज के दिन में भी उस बात को कि मानवीय आधार पे 50,000 की आबादी को आप अगर हटाना चाहते हैं तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो 6 महीने तक 2,000 रुपए देंगे। 2,000 रुपए देके क्या होगा, है ना। कैंप लगाएंगे और अधिकारी कैंप लगा के सुनिश्चित करेंगे। हम तो कह रहे हैं अगर ऐसा कोई कैंप लगना भी है तो उसकी निगरानी, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, क्योंकि ये जो यहाँ के अधिकारी हैं, ये अधिकारी बिल्कुल बायस हैं। जो बनभूलपुरा का कांड हुआ जिसमें 8 लोगों की हत्या हो गई, पूरा प्रशासन ने हमला वहां कर दिया, है ना, तो उसमें क्या हुआ? और उसके बाद भी हम तमाम अधिकारियों से बागजाला वाले मामले में मिले तो अधिकांश लोगों का रवैया वही नहीं, वो तो क्या नाम उसका, डेमोग्राफी बदल रही है। अरे भाई, तुम डेमोग्राफी बदलने के लिए हो, उसको ठीक करने के लिए पुछड़ी में उजाड़ा गया, तो पुछड़ी में उजाड़ने के बाद एसएसपी नैनीताल क्या कह रहे हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थी और डेमोग्राफी बदल रही है। तो पुलिस का काम डेमोग्राफी को ठीक करना है या पुलिस का काम कानून व्यवस्था का है? तो ऐसे अधिकारियों के हाथ में अगर बनभूलपुरा का विस्थापन जाएगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। तो इसलिए ये डेमोग्राफी में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि डेमोग्राफी का मतलब इन्होंने जो है सांप्रदायिक ले लिया, बाहर से जो तमाम लोग हल्द्वानी और देहरादून में बसे, वो डेमोग्राफी में आएगा कि नहीं आएगा? ये बहुत मजे की बात है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक राव जी के पास हम गए बागजाला वाले मामले में, तो उन्होंने भी डेमोग्राफी की बात की। तो मैंने कहा आप ये बताइए कि आप ये डेमोग्राफी बदलने की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं? वो रामपुर से, बरेली से लोग आ रहे हैं, है ना। मैंने कहा कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, है ना। तो मैंने कहा आप अगर अपना हाई स्कूल का इंटर का सर्टिफिकेट देखेंगे, मेरा तो मैंने कहा वहीं का है, मैं तो हाई स्कूल इंटर यूपी से किया। और दूसरी बात अगर ये है कि अगर यहाँ की डेमोग्राफी बदली है तो उत्तर प्रदेश की भी तो बदली होगी, वहां कुछ लोग कम भी तो हुए होंगे। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि बस मुल्क से बाहर से लोग आ रहे हैं, है ना। इसी मुल्क के इस राज्य में 2000 तक जिसका हम हिस्सा थे, है ना, उस यूपी का, आज के दिन में आप कह रहे हैं कि वहां के लोग आ रहे हैं तो डेमोग्राफी बदल रही। तो असल में ये डेमोग्राफी का मामला अधिकारियों का जो है वो ऊपर से ही जिस तरह की बात है, क्योंकि धामी जी इस बात को कह रहे हैं बार बार, धामी जी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल गई है ना, देवभूमि में डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। तो मामला इस तरह का है। और ये जो मामला है और आज का जो धरना है, इसको थोड़ा मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का भी जो धरना है इसमें भी ये सांप्रदायिकता वाला तत्व घुसा के ले आ रहे हैं,
है ना, वो पुछड़ी में हो रहा है, वो बागजाला में हो रहा है। बिंदु खत्ता में थोड़ा इस तरह का करना संभव नहीं है, वहाँ बहुत ही कम परिवार कुछ होंगे, अगर मुस्लिम परिवार होंगे वहां तो ऐसा करना संभव नहीं है, परंतु बाकी जगह ये पूरा का पूरा इस तरह का खेल चल रहा है। तो आज के दिन में जिस तरह का धरना है, हम लोगों की तो मांग है इस पूरे राज्य के भीतर जो भी वन भूमि में है, नजूल भूमि में लोग रह रहे हैं, वो तमाम तरह के जो भी इस तरह के लोग हैं सबको परमानेंट किया जाए, सबको स्थायी किया जाए, उनको मालिकाना अधिकार दिया जाए और इसमें जाति धर्म का विभेद बिल्कुल नहीं किया जाए। इस आधार पर बांटने की कोशिश बंद होनी चाहिए और विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके ऐसी जमीनों को लेकर के, आप ये देखिए भाई, पहले कहते रहे कि भाई नगर निगम बन जाएगा तो शायद स्थायी हो जाएंगे, बिंदु खत्ता के लिए बोला गया कि नगर पालिका बन जाएगी तो शायद स्थायीकरण हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऋषिकेश में तो नगर निगम है ना, वहां नगर निगम होते हुए आप इतनी बड़ी आबादी को वहां एक आपने खतरे में डाल दिया है ना, वहां देवाल में नोटिस दे देते हैं, तमाम जगह नोटिस चला जाता है। तो ये सब खेल बंद होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बसाना होना चाहिए, उजाड़ना नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले हो रहा है, तो ये इंडिया गठबंधन यहीं तक रहेगा कि 27 के चुनाव में? देखिए, हम तो उम्मीद करेंगे कि ये जो जनता के सवाल हैं, जो सड़कों पर आ रहे हैं, तमाम सवालों को लेकर इंडिया गठबंधन की ये जो पहलकदमियां शुरू हुई हैं, ये पूरे स्वागत योग्य है और हम तो चाहेंगे कि 2027 के चुनाव में इसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का नेटवर्क है, जिस तरह का उन्होंने पूरा का पूरा लोगों के दिमागों को हैक करने की कोशिश की है, उसमें फासिज्म का जिस तरह का पूरा एक सत्ता पे एक प्रकार से कब्जा एक प्रकार से हो गया, पूरे इंस्टीट्यूशंस को, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से वो बिल्कुल डिरेल कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए, पूरा SIR के नाम पे लगातार, है ना, कैसे गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों के वोटों को हटाया जाए, विपक्ष के वोटों को हटाया जाए, जो कोशिश हो रही है, तो जरूर इंडिया गठबंधन को मिल करके 2027 के चुनाव में जाना चाहिए और अगर जाएंगे तो जरूर इस राज्य से बीजेपी को हम हटाने में कामयाब होंगे। इंडिया गठबंधन की मांग है कि व्यक्ति चाहे गोठ में, खत्ते में, वनग्राम में, टोंगिया गांव में, नजूल भूमि में कहीं भी बसा हो, उसे उजाड़ने से पहले उसका पुनर्वास किया जाना चाहिए। एक ज्ञापन भी दिया गया और ऐलान किया गया कि यदि 30 अप्रैल तक भूमिहीनों को भूमि का मालिकाना अधिकार नहीं दिया जाता, इन बस्तियों में रहने वालों को, तो 1 मई से आंदोलन के नए दौर की शुरुआत की जाएगी। प्रदर्शन में शामिल चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल से जानते हैं कि राज्य में ऐसी कितनी बस्तियां हैं जिन्हें सरकार तोड़ना चाहती है, जो सरकार के निशाने पर हैं। ये कह सकते हैं कि सरकार की खुद के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 528 बस्तियां हैं, जिसको वो कहते हैं मलिन बस्ती, जिसको हम कहते हैं मजदूर बस्ती, जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं। लेकिन ये काफी कम एस्टिमेट है, जो अनुमान है इससे कई गुना ज्यादा होगा। तो लेकिन ये एक तरह से एक न्यूनतम आंकड़ा के रूप में हम ले सकते हैं। उसके अलावा कम से कम 150 के आसपास वन ग्राम है जो वन क्षेत्र में बसे हैं, और इसको कभी कभी इसको गांव कहना भी गलत है, क्योंकि जैसे बिंदु खत्ता जैसे क्षेत्र में लगभग 90,000 लोग रह रहे हैं, तो ये कोई गांव नहीं है, शहर है। तो उस रूप में अगर हम टोटल ये सिर्फ सरकार के आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में इसे कम से कम 2-3 गुना ज्यादा होंगे। तो हम मान सकते हैं। अच्छा, एक और आंकड़ा हम जोड़ना चाहेंगे कि 2023 में जब दामी सरकार ने निर्देश दिया था कि हर जिले में समिति बनेगी अतिक्रमण पे नापने के लिए, तो नैनीताल जिले की समिति का रिपोर्ट का लीक हुआ था। उस समिति के रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ और सिर्फ नैनीताल जिले में 2.5 लाख से ज्यादा लोग कथित अतिक्रमित क्षेत्र में रह रहे थे। तो आप सोच सकते हैं भट्ट जी कि अगर एक जिले में 2.5 लाख लोग हैं, तो पूरे राज्य में कितने लाख लोग? तो हम कह रहे हैं कि ये काफी बड़ी आबादी है। बोला जाता है कि ये कोई ऐसे बात किया जाता है जैसे ये कोई छोटी तबका है जिसने कब्जा किए सरकारी जमीन पे। बहुत क्षेत्र में यही नहीं हुआ, बहुत क्षेत्र में उल्टा हुआ है, सरकार ने लोगों की जमीन पे कब्जा किए है। और दूसरी बात है कि एक कोई छोटा तबका नहीं है, ये लाखों के लोग हैं। एक और आंकड़ा हम जोड़ना चाहेंगे, अगर आप इजाजत देंगे तो, कि देहरादून में 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार 30% जो जन आबादी देहरादून शहर का था वो बस्तियों में रहता। तो 30% का मतलब है कि अगर आप अभी अनुमानित करेंगे कि देहरादून की कुल जन आबादी 12 लाख से ज्यादा हो गया है, तो 30% का मतलब है कि 4 लाख से ज्यादा लोग, और ये सिर्फ एक ही शहर की यानी देहरादून की बात है। तो पूरे राज्य में आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कितने लोगों की बात हम कर रहे हैं। उम्मीदें टिकी थी 25 फरवरी की कैबिनेट बैठक पर। माना जा रहा था कि सरकार इन बस्तियों को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव लाएगी, शायद राहत, शायद पुनर्वास, या शायद कोई मानवीय रास्ता, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं आया, कोई घोषणा नहीं हुई। इस चुप्पी को लोग संकेत मान रहे हैं, संकेत इस बात का कि सरकार ने मन बना लिया है बस्तियां हर हाल में तोड़ी जाएंगी, यानी कि आने वाले दिनों में
टकराव बढ़ सकता है, आंदोलन तेज हो सकता है, सड़कें फिर गवाह बन सकती हैं उन आवाजों की जो अपने घर बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। ये जो बस्तियां हैं इनमें ज्यादातर में सालों से लोग रह रहे हैं। सरकार ने खुद वहां बिजली के कनेक्शन दिए, पानी की लाइनें डाली, सड़कें बनाई, राशन कार्ड बनाए, वोट भी डाले गए, टैक्स और बिल वसूले गए। जब टैक्स वसूलना था तब ये बस्तियां वैध थी, जब वोट लेने थे तब इन बस्तियों में नागरिक रहते थे। अब अचानक ये बस्तियां अवैध हो गई हैं। क्या अवैध सिर्फ जमीन होती है या फिर गरीब की मौजूदगी अवैध होती है? क्या कानून सिर्फ तब जागता है जब बुलडोजर चलाना हो? लोग पूछ रहे हैं, अगर ये बस्तियां गलत थी तो वर्षों तक सरकारें क्यों सोती रही भाई? और अगर लोग यहां सरकार की जानकारी में बसे थे तो फिर उन्हें बिना विकल्प दिए उजाड़ना क्या न्याय संगत है? इन सवालों के जवाब अभी हवा में हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह भरोसे का सवाल है, यह व्यवस्था की नीयत का सवाल है, और यह उस आम आदमी की लड़ाई है जो अपने सिर पर छत बचाने के लिए खड़ा होने को मजबूर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए DN पांडे जी का बहुत बहुत आभार। आप लगातार सहयोग कर रहे हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।